नमस्कार। आज हम एक ऐसे शख्स के जीवन और विचारों की थोड़ी गहराई में उतर रहे हैं जिनका नाम शायद बहुत से लोगों ने सुना भी ना हो, लेकिन जिनका काम भारत में जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है ना, उसमें बहुत अहमियत रखता है। पेरियार ललई सिंह। जी। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं, कुछ लेख हैं जो उनके जीवन और संघर्ष पर रोशनी डालते हैं। तो चलिए आज इन्हीं के जरिए उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, आज हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों को देखें और समझें कि पेरियार ललई सिंह यादव के जीवन में क्या-क्या मोड़ आए, उनके विचार कैसे पनपे और समाज पर, खासकर भारतीय समाज पर उनके काम का क्या असर रहा। हाँ। ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये तो मतलब भारत की जड़ों में जो जाति व्यवस्था है, जो गैर बराबरी है, उसके खिलाफ एक लगातार चले संघर्ष की दास्तान है। आज इसी को खंगालेंगे। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, आखिर ये पेरियार ललई सिंह थे कौन? जी। जो जानकारी है वो बताती है कि जन्म कानपुर में हुआ 1 सितंबर 1911 को। जी। पिता किसान थे, थोड़ी जमीन थी, आमों का बाग था। पढ़ाई पढ़ाई मिडिल स्कूल तक ही हुई, मतलब 7वीं क्लास तक। उसके बाद कुछ टाइम फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी की और 1931 में शादी हुई और 1933 में वे ग्वालियर रियासत की सेना में भर्ती हो गए। यहाँ तक तो एक ठीक ठाक सामान्य सा जीवन लगता है। हाँ, ऊपर से देखने पर। लेकिन फिर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है, उनका अपना नाम बदल लेना। ललई सिंह यादव से वो बन गए पेरियार ललई सिंह। इसके पीछे क्या वजह रही होगी? मतलब ये कोई छोटा कदम तो नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहाँ रुकना जरूरी है। यह समझना होगा कि ये नाम बदलना सिर्फ एक, कह लीजिए, व्यक्तिगत पसंद की बात नहीं थी। अच्छा। हाँ, ये दरअसल भारत की जो सदियों पुरानी जाति व्यवस्था है ना, उसकी जकड़न से बाहर निकलने की एक बहुत सोची समझी सचेत कोशिश थी। एक तरह की राजनीतिक और सामाजिक घोषणा। अपना सरनेम यादव छोड़ देना और पेरियार, जो दक्षिण भारत के इतने बड़े समाज सुधारक थे, ईवी रामास्वामी नायकर, उनका सम्मान सूचक नाम था, उसको अपना लेना। ये उनके विचारों के झुकाव को दिखाता है। सही। और ये भी कि वो जाति विरोधी लड़ाई के लिए कितने पक्के थे। ये सिर्फ नाम बदलना नहीं था, ये तो अपनी पहचान को, जाति की जो सीमाएं हैं, उनसे आजाद करने का एक तरह का ऐलान था। ये वाकई बहुत बड़ी बात है। मतलब नाम के जरिए ही एक किस्म का विद्रोह कर दिया उन्होंने। हाँ, कह सकते हैं। और विद्रोह की बात चली है तो ये भी पता चलता है कि सेना में रहते हुए ही लगभग 1935 के आसपास उन्होंने छुआछूत, अस्पृश्यता के खिलाफ आवाज उठाई थी। जी हाँ। सोचिए जरा, वो दौर कैसा रहा होगा। एक तरफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर पूरे देश में दलितों के अधिकारों के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे। बिल्कुल। 1932 का पूना पैक्ट हो चुका था, दुनिया भर की नजरें भी थीं इस मुद्दे पर। ऐसे माहौल में एक फौजी का अपनी ही बटालियन के अंदर इस तरह का सवाल उठा देना, ये तो बहुत हिम्मत का काम रहा होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और यही बात ललई सिंह के संघर्ष को खास बना देती है। देखिए, जहां डॉक्टर अंबेडकर जैसे बड़े नेता राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लड़ रहे थे, जी। एक व्यापक लड़ाई थी वो। जी। वहीं ललई सिंह जैसे अनगिनत लोग थे जो जमीन पर अपने छोटे छोटे दायरे में अपने हिस्से का संघर्ष कर रहे थे, और अक्सर बिना किसी बड़े सहारे के, बिना अंजाम की ज्यादा परवाह किए। उनकी लड़ाई भी एक तरह से दोहरी थी। एक तरफ तो अंग्रेजी हुकूमत से देश को आजाद कराने का जज्बा था जो पूरे देश में था। हाँ, वो तो था ही। और दूसरी तरफ देश के अंदर ही समाज में जो इतनी गहरी पैठ जमाए हुए थी, गैर बराबरी, खासतौर पर जाति वाली, उससे मुक्ति की तरफ। और फिर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, 1946 का नेवी विद्रोह, इन सब घटनाओं ने उनके अंदर के संघर्ष को और हवा दी होगी, उनके इरादों को और पक्का किया होगा। अच्छा, उनके जीवन में एक और अहम मोड़ आता है 1946 में, जब पेरियार ईवी रामास्वामी खुद कानपुर आए थे। जी। तो जाहिर है उनसे मुलाकात हुई होगी या उनके विचारों के सीधे संपर्क में आए होंगे, उसका गहरा असर पड़ा होगा उन पर। बिल्कुल पड़ा होगा। फिर देश आजाद हो गया, लेकिन हम जानते हैं कि कई रियासतें उस वक्त भी अपनी पुरानी अकड़ में थीं। तो देखिए, दिसंबर 1947 में, मतलब आज़ादी के फौरन बाद, उन्होंने ग्वालियर रियासत के खिलाफ 40 दिन की लंबी भूख हड़ताल कर दी। हाँ, ये बहुत बड़ा कदम था। एक फौजी के लिए तो ये बहुत बड़ा राजनीतिक कदम था। इसके बाद फिर वो 1950 में सेना से रिटायर हुए और 1951 में उन्हें डॉक्टर अंबेडकर से मिलने का मौका मिला। ये भी पता चलता है कि छेदीलाल साथी थे कोई, उनके जरिए वो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सदस्य भी बने। निश्चित रूप से ये सारी घटनाएं, पेरियार से मिलना, फिर अंबेडकर से जुड़ना, वो भूख हड़ताल, ये सब उनके रास्ते को और साफ करती गई। उन्होंने सेना से रिटायरमेंट के बाद कोई शांत, आरामदायक जिंदगी नहीं चुनी, बल्कि समाज को बदलने का ये जो मुश्किल रास्ता था,
वो चुना। ये उनके इरादे की मजबूती दिखाता है और समाज के प्रति उनकी जो गहरी जिम्मेदारी की भावना थी उसे भी दिखाता है। सही बात है। उन्होंने शायद ये समझ लिया था कि अंग्रेजों के जाने के बाद असली लड़ाई तो अब शुरू होनी है, समाज के अंदर जो सदियों से जमी हुई गैर बराबरी है उसके खिलाफ। और इसी लड़ाई का एक बड़ा हथियार बना उनका प्रकाशन का काम, है ना? जी बिल्कुल। 1958 में उन्होंने अशोक प्रेस शुरू किया और 1959 में अशोक पुस्तकालय की नींव रखी। और दिलचस्प बात यह है कि उन्हें सेल्फ टॉट यानी स्वयं शिक्षित कहा जाता है। हाँ, स्कूली पढ़ाई भले 7वीं तक ही हुई, लेकिन लगता है कि जिंदगी ने, समाज ने, देश के हालात ने उन्हें बहुत कुछ सिखा दिया था। उनका मकसद एकदम साफ था, छपाई के जरिए, किताबों के जरिए समाज में जो ये गैर बराबरी फैली है उसके सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक कारण क्या हैं उनको लोगों के सामने लाना, उन पर सवाल खड़े करना। यहाँ जरा रुककर आधुनिक भारत में प्रिंटिंग प्रेस की भूमिका को समझना चाहिए। हाँ, बताइए। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण रही है। शुरुआत में तो इसका इस्तेमाल हुआ अंग्रेजी राज के खिलाफ माहौल बनाने में, जी। लेकिन फिर इसका इस्तेमाल समाज के अंदर जो ताकतवर तबके थे ना, जो पुरानी सोच, पुरानी व्यवस्था बनाए रखना चाहते थे, उनके खिलाफ भी जमकर हुआ। हम ताराबाई शिंदे को याद कर सकते हैं, ज्योतिबा फूले, खुद पेरियार, ईवीआर, डॉक्टर अंबेडकर। हाँ, बिल्कुल। इन सब ने छपे हुए शब्दों को एक तरह से सामाजिक क्रांति का हथियार बनाया। अब ललई सिंह ने आजादी मिलने के बाद इसी परंपरा को आगे बढ़ाया। उन्होंने जो नया नया आजाद हुआ भारत था उसके अंदर जो कमियां थीं, जो विरोधाभास थे, खासकर जाति को लेकर, उनको उजागर करने के लिए प्रेस का इस्तेमाल किया। अब देखिए, अगर आप इसे सत्ता के नजरिए से देखेंगे तो ये शायद बगावत लगेगी। हाँ, लग सकती है। लेकिन अगर आप आम लोगों के नजरिए से देखें, खासकर वो लोग जो हाशिए पर थे, उनके नजरिए से देखें तो ये भारत को एक ज्यादा इंसाफ पसंद, एक ज्यादा हमदर्द समाज बनाने की एक बहुत जरूरी कोशिश थी। सही। उनका लक्ष्य सिर्फ ये नहीं था कि सूचना दें, वो एक ऐसा पाठक वर्ग बनाना चाहते थे जो सदियों से चली आ रही मान्यताओं पर सवाल उठाने की हिम्मत करे, जो सिर्फ सुने नहीं बल्कि सोचे, बहस करे। कहा तो ये भी जाता है कि वो एक ऐसे नए भारतीय मनुष्य का सपना देखते थे जो न्याय, बराबरी, भाईचारा, इन मूल्यों पर यकीन करता हो और उन्हें जीता भी हो। जी। ऐसा इंसान जो सवाल पूछने से डरे नहीं, जो सिर्फ हुक्म मानने वाला ना हो, बल्कि जो वक्त पड़ने पर धर्म ग्रंथों से भी और शासकों से भी तर्क कर सके, बहस कर सके। ये तो उस जमाने के हिसाब से बहुत ही क्रांतिकारी सोच थी। बिल्कुल क्रांतिकारी। और इस नए मनुष्य और नए समाज के लिए उन्होंने बाकायदा 5 तरह के न्याय का एक ढांचा सा बनाया था। अच्छा, 5 तरह के न्याय। हाँ, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, फिर कानूनी और आर्थिक न्याय, लैंगिक न्याय यानी स्त्री पुरुष का न्याय, और धार्मिक व सांस्कृतिक न्याय। ये एक तरह से वो जो हजारों साल पुरानी जाति आधारित ऊंच नीच वाली व्यवस्था थी ना, उस पर चौतरफा हमला था। समझ गया। और दिलचस्प बात यह है, जैसा हमने पहले भी जिक्र किया, कि अंग्रेजी राज ने जाने अनजाने में इस व्यवस्था को और मजबूती किया था। कैसे? क्योंकि शुरुआत में जो नए मौके आए, जैसे पढ़ाई लिखाई, सरकारी नौकरियां, प्रेस चलाने का मौका, राजनीति में आने का मौका, उनका फायदा ज्यादातर ऊंची जातियों ने ये उठाया। हाँ, ये तो हुआ। इससे क्या हुआ कि समाज का एक बहुत बड़ा तबका, खासकर दलित और पिछड़े, वो दोहरे शोषण का शिकार हो गए। एक तो पुरानी जाति व्यवस्था का दंश झेल रहे थे, और दूसरा ये जो नए अवसर आए उनसे भी दूर रह गए। सही कहा। डॉक्टर अंबेडकर इसी दोहरे अन्याय के खिलाफ लड़ रहे थे, और पेरियार, ललई सिंह भी ठीक यही कर रहे थे। इसीलिए उनका अंबेडकर से जुड़ना इतना स्वाभाविक लगता है। हाँ। जब वो सामाजिक न्याय की बात करते थे तो उनका सीधा इशारा इसी जातिगत भेदभाव और उससे जो रोजमर्रा का अपमान होता था, जो अवसरों की कमी होती थी, उसी की तरफ था, जिसे उन्होंने खुद भी महसूस किया होगा, सेना में भी और समाज में भी। और उनके प्रकाशन के काम ने, खासकर एक किताब ने तो जैसे भूचाली ला दिया था, है ना? हाँ बिल्कुल। हम सच्ची रामायण विवाद की बात कर रहे हैं। जो जानकारी है उसके हिसाब से 1968 में ललई सिंह ने पेरियार ईवी रामासामी की एक किताब का हिंदी अनुवाद छापा, नाम रखा सच्ची रामायण। जी। ये किताब असल में तमिल में तो काफी पहले 1930 में रामायणा परिदंगल नाम से छपी थी, और 1959 में इसका अंग्रेजी अनुवाद भी आ गया था। हाँ। लेकिन जब ये हिंदी में छपकर उत्तर भारत के आम लोगों तक पहुंची तो यहाँ के जो कह लीजिए प्रभुत्वशाली ऊंची जाति के लोग थे, उनमें जबरदस्त खलबली मच गई। ऐसा क्या था भाई उस किताब में? देखिए, असल में पेरियार ईवीआर ने अपनी किताब में रामायण की कहानी की एक, कह सकते हैं, आलोचनात्मक व्याख्या पेश की थी। अच्छा। जो पारंपरिक कहानी है, जिसे पूज्य माना जाता है, उससे बिल्कुल अलग थी।
उन्होंने रामायण के जो पात्र हैं, जो घटनाएं हैं, उनको सामाजिक और राजनीतिक नजरिए से देखा था, खासकर जाति व्यवस्था के संदर्भ में और उत्तर भारत के सांस्कृतिक वर्चस्व के संदर्भ में। तो जब ललई सिंह ने इसका हिंदी अनुवाद छापा तो इसे सीधे सीधे राम और रामायण का अपमान माना गया। कहा गया कि इससे हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचती है। तो फिर सरकार ने क्या किया? नतीजा ये हुआ कि 1969 में उत्तर प्रदेश की जो सरकार थी उसने एक सरकारी आदेश निकाला और किताब को जब्त कर लिया और हुक्म दिया कि इसकी सारी कॉपियां नष्ट कर दी जाएं। लेकिन ललई सिंह चुप बैठने वालों में से कहाँ थे? बिल्कुल नहीं, वो इस सरकारी आदेश के खिलाफ पहुंच गए इलाहाबाद हाईकोर्ट। अच्छा। हाँ, उन्होंने कोर्ट में तर्क दिया कि ये जो आदेश है ये उनके मौलिक अधिकारों का हनन है, खासकर जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है ना, संविधान में आर्टिकल 19, उसका उल्लंघन है। और फिर कोर्ट ने क्या कहा? और कमाल ये हुआ कि हाईकोर्ट ने उनके हक में फैसला सुनाया। अरे वाह। हाँ, ये सिर्फ ललई सिंह की या उस किताब की जीत नहीं थी, ये तो भारतीय लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए एक मील का पत्थर था। सही बात है। इस फैसले ने न सिर्फ अभिव्यक्ति की आज़ादी के हक को मजबूती दी, बल्कि ये भी एक तरह से स्थापित किया कि धर्म और धार्मिक ग्रंथों की आलोचनात्मक व्याख्या करना, उन पर सवाल उठाना, ये भी इसी आज़ादी का हिस्सा है। समाज की जो स्थापित मान्यताएं हैं उन पर बहस का दरवाजा खुला और ये लड़ाई, जैसा हम आज भी देखते हैं, हाँ, आज भी जारी है, लगातार जारी है। एक तरफ वो ताकतें हैं जो धर्म और परंपरा के नाम पर आलोचना की हर आवाज को दबा देना चाहती हैं, तो दूसरी तरफ वो लोग हैं जो मानते हैं कि भाई समाज को बेहतर बनाना है तो खुली बहस होनी चाहिए, सवाल पूछे जाने चाहिए। ललई सिंह उस लड़ाई के एक बहुत अहम सिपाही थे। उनका सार्वजनिक जीवन तो इतना संघर्ष भरा था ही, लेकिन उनका जो निजी जीवन था वो भी आसान नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। पता चलता है कि उनकी पत्नी और उनकी इकलौती बेटी दोनों की मृत्यु टीबी जैसी गंभीर बीमारी से हो गई थी। वो खुद भी सेहत को लेकर काफी परेशान रहते थे। जी। और एक और दिलचस्प बात है, उन्हें आजादी के बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दर्जा मिला था, पेंशन भी मिलती थी। हाँ, मिली थी। वो चाहते तो बाकी की जिंदगी आराम से गुजार सकते थे, शायद दोबारा घर बसा लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं, उन्होंने आराम का रास्ता चुना ही नहीं। अशोक प्रेस के काम से जो भी वक्त बचता था वो उसे लोगों को जागरूक करने में लगाते थे, उन्हें संगठित करने में लगाते थे। उन्हें एक जगह स्थायी रूप से असंतुष्ट व्यक्ति कहा गया है, मतलब ऐसा इंसान जो समाज की जो मौजूदा हालत थी उससे कभी खुशी नहीं था, जो लगातार उत्तर भारत के समाज की, उसकी जो जड़ परंपराएं थीं, उनकी तीखी आलोचना करता रहता था। और शायद यही असंतोष उनकी ऊर्जा का स्रोत था। और सिर्फ आलोचना ही नहीं, उन्होंने खुद भी काफी कुछ लिखा, खासकर उनके नाटक ध्यान खींचते हैं। हाँ बिल्कुल, उन्होंने 6 नाटक लिखे, सिपाही की तबाही, वीर संत माया बलिदान, अंगुलीमाल, शंबुक वध, एकलव्य और नाग यज्ञ। इनके नाम ही बहुत कुछ कहते हैं। हाँ, नाम से ही अंदाजा लगता है। सिपाही की तबाही शायद उनके अपने फौजी अनुभवों पे आधारित हो सकता है। और शंभुक वध, एकलव्य, अंगुलीमाल जैसे नाटक जो हैं वो मिथकों और इतिहास के उन किरदारों को केंद्र में लाते हैं जिन्हें अक्सर हाशिए पर रखा गया या जिनके साथ अन्याय हुआ। सही। तो इन नाटकों के जरिए वो शायद इतिहास और मिथकों को एक नई नज़र से, वंचितों की नज़र से देखने की कोशिश कर रहे थे। कहा जाता है कि इन नाटकों को पढ़ते हुए भारतीय इतिहास की कुछ दर्दनाक सच्चाइयों का, सदियों के अन्याय का एहसास होता है जो किसी भी संवेदनशील इंसान को परेशान कर सकता है। इसके अलावा उन्होंने सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि भीमराव अंबेडकर, बुद्ध और जो प्रगतिशील विचार थे उनसे जुड़े अपने साथी दलित साहित्यकारों की कविताएं भी छापी। अच्छा, दूसरों की भी? हाँ, इससे हमें 1960 के दशक में जो एक दलित साहित्य मंडल उभर रहा था ना, उसकी भी एक झलक मिलती है जिसे वो अपने प्रकाशन के जरिए एक मंच दे रहे थे। तो ये थे पेरियार ललई सिंह, एक सैनिक जो फौज में रहते हुए भी अन्याय के खिलाफ बोला, एक स्वतंत्रता सेनानी जिसने आजादी के बाद भी लड़ाई जारी रखी समाज के अंदर। जी। एक प्रकाशक जिसने विचारों को फैलाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। एक लेखक जिसने नाटकों और कविताओं से समाज पर चोट की। और सबसे बढ़कर सामाजिक न्याय के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा देने वाला एक योद्धा। बिल्कुल। उन्होंने अपने काम से, अपने शब्दों से और अपने जीवन से उस वक्त की जो जड़ता थी उसको चुनौती दी और एक बराबरी वाले समाज का सपना देखा और उसके लिए जिए। उनका जीवन और खासकर वो सच्ची रामायण वाला पूरा मामला जो है वो हमें बार बार ये याद दिलाता है कि विचारों को दबाने की कोशिशें कोई आज की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमेशा से होती रही हैं, लेकिन साथ ही ये हमें ये भी सिखाता है कि सच कहने की हिम्मत कितनी जरूरी है,
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कितनी जरूरी है और समाज की, यहाँ तक के धर्म की भी अपने अंदर से आलोचना करने का हक कितना ज्यादा जरूरी है, कितना कीमती है। सही कहा। उनकी कहानी, उनका संघर्ष आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, शायद आज के माहौल में तो और भी ज्यादा। और आज की इस बातचीत को खत्म करते हुए हम एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं सबके लिए। समाज की जो सदियों पुरानी मान्यताएं हैं, जो गहरी आस्थाएं हैं, जो धार्मिक कहानियां हैं, उन पर सवाल उठाना आज भी उतना ही मुश्किल और जोखिम भरा क्यों लगता है जितना शायद पेरियार ललई सिंह के समय में था? इस पर सोचिएगा जरूर।